हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की सिविक्स। क्लास 7th की जो सिविक्स है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। एसएसटी का ही पार्ट है सिविक्स। एसएसटी में हम सिविक्स भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 ही है ये, जिसका नाम है इक्वलिटी। ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी पर आज हमारी चर्चा होने वाली है, पूरी चर्चा करेंगे इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं सिविक्स की इक्वलिटी को लेकर। देखो, मैं कुछ चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ पहले ही, सो दैट आपको दिक्कत ना आए। पहली बात तो यार, हम इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। क्यों चर्चा की जा रही है यार समानता की? समानता की चर्चा इसलिए की जा रही है कि अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज 2025 चल रही है बॉस। आज भी यार हम मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वलिटी के। आज भी लोग जो है इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। चारों तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑल्दो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में इक्वलिटी को लेकर अलग से बॉस फंडामेंटल राइट है ना। संविधान के बारे में भी मैं बेसिक चीज़ें बताता चलूँगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे इक्वलिटी के बारे में। मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये चैप्टर ना केवल 7th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग हायर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका काम आने वाला है। जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पूरा समझना है, ढंग से समझना है। लाइन टू लाइन रीडिंग करूंगा, साथ के साथ में आपको कुछ बेसिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भाई, इसको पढ़ते समय एक तो अपने पास बुक रखें, दूसरा एक नोटबुक रखें। बुक में ये देखते चलें, सारी चीज़ें मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और नोटबुक में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपको यहाँ पर लिखाई जाएंगी, राइट। सो दैट आपको एक फीलिंग आएगी कि आप ऐसे समझो कि आप क्लासरूम में भाई साहब क्लास ले रहे हो। क्लासरूम वाली फीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो निश्चिंत तरीके से तैयारी करें और देखें। शुरू करते हैं ऑन इक्वलिटी। देखो यार, इक्वलिटी पर अगर कोई चैप्टर दे रखा है, इसका मतलब पास्ट में हमारे साथ कोई समस्या रही है और आज भी कोई समस्या रही है। आज भी लोग इक्वलिटी के लिए परेशान है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो यार, हमारी सोसाइटी जो थी, सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी। आप सबको पता है, अपनी जो सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड, है ना। अगर हम एंशिएंट सोसाइटी की बात करें, आप सबको पता होगा, एंशिएंट सोसाइटी में हमारी समाज भी ऐसे डिवाइडेड हुआ करती थी। 4 वर्णों में डिवाइड हुआ करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुआ करती नहीं हुआ करती थी। और ये इनइक्वलिटी समाज में बहुत सालों तक चली, हजारों सालों तक चली, जिसकी वजह से जो ये वर्णा सिस्टम में जो नीचे हैं, जैसे मान लो शूद्र नीचे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा थ्रू आउट दी इंडिया। इंडिया के अलग अलग भागों में आपको देखने को मिलेगा इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए बाय दी अपर कास्ट, राइट। और अपना सोसाइटी जो है उसको अपर कास्ट और लोअर कास्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये चलता रहा। पास्ट में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी रही। अब ये जो इनइक्वलिटी है ना भाई साहब, अगर लंबे समय तक इनइक्वलिटी चलती रहती ना, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बहुत जगह पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अगर किसी सोसाइटी में हमने इनइक्वलिटी को खत्म नहीं किया ना, तो ये इनइक्वलिटी भाई साहब प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां पर आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। अंग्रेज आए, ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश पीरियड में आप देखो, अब अंग्रेजों ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी लेके आए जहां पर वो भेदभाव करते थे। इनइक्वलिटी इनके टाइम पर भी एग्जिस्ट करती थी। रिजल्ट ये रहा, अंग्रेजों के खिलाफ हमने एक लंबा स्ट्रगल किया और 1947 में अपने देश को आजाद करा दिया। आज भी यार अपनी समाज में इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। और आप सोचो यार, आपके साथ जहां पर भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, जहां पर भी आपके साथ भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बॉस, जहां भी आपके साथ भेदभाव होगा वहां आपको अच्छा फील नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूं, आप छोड़ो आपकी सिचुएशन, है ना, आप तो अपने आप को रख लो। जब भी कोई सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो, आप देखो यार, आपके साथ भेदभाव हो तो आपको कैसा लगेगा, है ना। आप भी चाहोगे यार मेरे साथ हर जगह पर इक्वल ट्रीटमेंट हो। अगर आपके साथ भेदभाव किया जाए, किसी और को ज़्यादा अच्छा मतलब रेस्पेक्ट दिया जाए, आपको ना दिया जाए, तो आपको बुरा लगेगा। सिंपल सी बात है। जो चीज़ें अगर सरकार मान लो किसी को दे रही है, आपको ना दे, बाकी को दे दे, तो आपको बुरा लगेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर, डिस्क्रिमिनेशन चाहे कास्ट के आधार पर हो, डिस्क्रिमिनेशन चाहे आपके स्किन के कलर के आधार पर हो, डिस्क्रिमिनेशन आपके चाहे रिलीजन के आधार पर हो, डिस्क्रिमिनेशन चाहे आपके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो, डिस्क्रिमिनेशन चाहे आपके जेंडर के आधार पर हो, आप मेल हो या फीमेल हो, है ना। किसी भी फॉर्म में जो डिस्क्रिमिनेशन है यार, ये गलत होता है, हर किसी को बुरा लगता है। आप देखो, हम सोसाइटी में बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, है ना। बॉयज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, गर्ल्स को कम प्रायोरिटी देते हैं, तो नो डाउट गर्ल्स विल फील बैड। क्या यार, हमारे साथ ऐसा क्यों, वाई, है ना। तो यही है, मतलब ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं ऑन इक्वलिटी। पहली हेडिंग है हमारी इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। देखो, मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। भारत में जो हमारे में प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, ऑल्दो 6th क्लास में आपने क्लास 6th में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। देखो, जो गवर्नमेंट जो होती हैं
पहले जो चैप्टर होंगे बॉस उसमें थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लगेगा। दुनिया भर में जो गवर्नमेंट है उनके 3 रूप पाए जाते हैं। 6th में मैंने करा दिया है, आप चाहो तो 6th की अभी रिसेंट वीडियो देख सकते हो। तो गवर्नमेंट जो होती है दुनिया भर में, एक तो होती है डेमोक्रेसी, थोड़ा बताऊंगा मैं क्योंकि 6th में बता दिया है। एक होती है आपकी डिक्टेटरशिप और एक होती है बॉस आपकी मोनार्की। 3 तरह की सरकार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। डिक्टेटरशिप आपको पता होगा तानाशाही में क्या होता है, एक व्यक्ति 1 पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर रूल करते हैं। जैसे आप देखो नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने सुना होगा। नॉर्थ कोरिया में एक व्यक्ति है किम जोंग उन, उसकी दादागिरी चलती है भाई साहब, जो मन में आता है वो करता है। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे जर्मनी नाम का एक देश हुआ और आज भी है बॉस। जर्मनी में हिटलर वहां का डिक्टेटर था बॉस, राइट। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। यहाँ पे लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते, एक व्यक्ति रूल करता है, वो जो चाहता है वो करता है, उसकी मनमर्जी चलती है। चाइना में देख लो बॉस डिक्टेटरशिप चलती है। चाइना में एक पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आज भी इसी पार्टी का चाइना में रूल चलता है। तो हम कह रहे हैं डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। मोनार्की में क्या होता है, वो राजा महाराजाओं वाला सिस्टम आपने देखा होगा। मोनार्की में किंग होता है या क्वीन होती है, वो रूल करते हैं। तो राजा और प्रजा वाला सिस्टम देखने को मिलेगा मोनार्की में, ठीक है। और ये हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मगर आज की डेट में यार आपको मैं बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट पाई जाती है, सबसे ज़्यादा फेमस जो गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी। क्या है? डेमोक्रेसी। तो ध्यान रखना, अपना प्यारा जो भारत है 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो हमने रास्ता चुना कौन सा वाला? डेमोक्रेसी था। कोई पूछे भारत में डेमोक्रेसी कब से आई? जैसे ही हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? ब्रिटिशर से जब हमको आज़ादी मिली तो 1947 में हमने डेमोक्रेसी अपना ली। और 26 जनवरी 1950 से भारत ने अपना संविधान अपना लिया। क्या अपना लिया? संविधान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम किसी भी दुनिया भर की किसी भी डेमोक्रेसी में जो सरकारें चलती हैं, दुनिया भर की किसी भी डेमोक्रेसी में जो सरकारें चलती हैं उसके संविधान के हिसाब से चलती हैं। तो आपको बार बार कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान अपनाया था। और 26 जनवरी को इसलिए हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। तो बार शब्द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। तो जो भी देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिस देश में डेमोक्रेसी होती है, उस देश की सरकार को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे बॉस? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी किसके आधार पर चल रही है? संविधान के आधार पर। अपना संविधान जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और बॉस दुनिया का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखना। कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित में जो संविधान है वो किसका संविधान है, आप बताओगे बॉस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कब आया था ये, कब इसको लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। बना कब था? कोई पूछ ले आपसे तो आप बता देना। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, इनेक्ट हो गया था। हम कहेंगे इसको इस दिन हमने इनेक्ट कर लिया था, साइन वाइन मतलब इसको हमने अपना लिया था। मगर इसको लागू कब किया? कोई लागू करने की बात करे कि इसको इंप्लीमेंट कब किया, तो अपने संविधान को हमने इंप्लीमेंट किया था भाई 26 जनवरी 1950। अब देखो ये चीज़ मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बेसिक इसलिए मैंने बता दी है। तो भारत में भाई कैसी सरकार है? डेमोक्रेटिक सरकार है। भारत में क्या है भाई? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किसके आधार पर चलती है भाई? डेमोक्रेसी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलेगी। भारत में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है बॉस? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में। अब क्लियर है बॉस? तो देखो इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी के बारे में लिखा हुआ है। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो संविधान में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिनके बारे में क्लास 8 में आप पढ़ोगे। कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या दिक्कत है, यहाँ पढ़ लेते हैं। कौन सा अपने पास कि भाई 1 साल इंतजार करें। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के लोगों को सरकार ने कुछ अधिकार दिए कि भाई जिनको बोला गया फंडामेंटल राइट। तो कोई पूछे कितने फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बताओगे 6 फंडामेंटल राइट हैं। कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6। पहला फंडामेंटल राइट है बॉस राइट टू इक्वलिटी। यार पहला ही फंडामेंटल राइट हमको क्या दिया है? राइट टू इक्वलिटी दिया है। दूसरा फंडामेंटल राइट लिख लेना आप इनको, राइट टू फ्रीडम। ये बार बार मैं पूछता रहूंगा, राइट टू फ्रीडम। तीसरा फंडामेंटल राइट जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, धीरे धीरे इनकी पूरी साल हम चर्चा करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हर चैप्टर में इनकी चर्चा होगी, जहां जहां नीड पड़ेगी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 3 हो गए। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 4 फंडामेंटल राइट हो गए बॉस। 5वां फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 5 हो गए। और लास्ट आपका फंडामेंटल राइट है बॉस
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी देखो इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले, ठीक है, थोड़ा सा मैंने बता दिया है। तो अब बार बार फंडामेंटल राइट आएगा तो आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न किया गया है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ठीक है। पार्ट 3 में लिखा हुआ है, इनको संविधान में पार्ट है भाई, उसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में दे रखा है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया है। किसको हटा दिया है? राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। अब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यार चैप्टर इक्वलिटी में, और राइट टू इक्वलिटी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान में यह कहा गया है कि हर किसी को इक्वलिटी का अधिकार है बॉस, और इस इक्वलिटी को कोई छीन नहीं सकता आपसे सरकार भी इस इक्वलिटी को छीन नहीं सकती। और राइट्स क्या होते हैं? राइट्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको सिटीजन क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। ये संविधान किसने बनाया? ये संविधान भारत के लोगों ने बनाया। किसने बनाया? भारत के लोगों ने बनाया। और भारत के लोगों ने भारत के लोगों को ही क्या दिए थे? फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जिनको कोई छीन नहीं सकता। तो बॉस राइट्स के बारे में समझे। बार बार राइट्स आएगा, राइट्स का मतलब है अधिकार, ध्यान रखना। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार जो आपको दिए हैं संविधान ने। अगर आप तो देखो, राइट टू इक्वलिटी, हर किसी को समानता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, हर किसी को फ्रीडम का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, हर किसी को आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, बच्चों से कोई काम नहीं करवा सकता, और लोगों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, ये वो वाला हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हो। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। आगे चर्चा करेंगे, मैं बता रहा हूँ। माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम होती है, कुछ रिलीजन के लोग जिनकी संख्या कम है, कुछ भाषा को बोलने वाले जिनकी संख्या कम है, तो उनके लिए भी अधिकार दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपके ये फंडामेंटल राइट 1 2 3 4 5, अगर 5 फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, और वहां पे कह सकते हो सर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट और फाइनल हाई कोर्ट जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाएंगे। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम करते रहेंगे, चिंता ना करें। आगे बढ़े भाई। तो बेसिक हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बॉस। इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले ही बेस बन गया आपका हमारे संविधान में भाई साहब। इंडियन डेमोक्रेसी में समान फंडामेंटल राइट दिए हैं ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को बोला कि भाई तुम सब बराबर हो। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। ये हमने चर्चा कर दी, क्योंकि ये कहाँ लिखा हुआ भाई साहब? ये लिखा हुआ है राइट टू इक्वलिटी में। अब देखो बैकग्राउंड आपका क्लियर है तो मजा आएगा आपको किताब पढ़ने में। राइट टू इक्वलिटी क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी में हर व्यक्ति को संविधान ने क्या कहा है कि भाई साहब आप सब बराबर हो। आपका बैकग्राउंड क्या है कोई मैटर नहीं करता, मेल हो फीमेल हो, कोई सी भी कास्ट हो, कोई सा भी रिलीजन हो, ट्राइब हो, कोई भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आप सब बराबर हैं बॉस। हम तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करेंगे। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। अब यार इसका मतलब ये नहीं है कि यार इनइक्वलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। इनइक्वलिटी मतलब असमानता बिल्कुल खत्म हो गई। इट डजंट, अभी नहीं खत्म हुई है, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज। देखो भले खत्म नहीं हुई है मगर हमने रिकॉग्नाइज तो किया, हमने कहा तो सही कि यार हम सब बराबर हैं। व्हाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी एंड पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी। देखो पहले तो यार कोई लॉ ही नहीं था ना यार, अंग्रेजों के टाइम पे तो आप कह ही नहीं सकते थे हमें इक्वलिटी का अधिकार है, मगर आप कह तो सकते हो, आप चीख के भाई हमें इक्वलिटी का अधिकार है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें किस किस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, क्या क्या आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है भाई, अब हम चर्चा करेंगे इक्वलिटी के अंदर क्या क्या आता है। पहला, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इस पर हम चर्चा करते हैं यार, बहुत बड़ी बात है। राइट, अब ये इक्वलिटी का मतलब क्या है? इक्वलिटी में बता रखा है कि हर व्यक्ति बराबर है यार लॉ के सामने, कानून के सामने हर कोई व्यक्ति बराबर है। चाहे आपका प्रेसिडेंट हो, चाहे आपका कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, सब प्रेसिडेंट लॉ के सामने बराबर है। मतलब जो कानून है ना, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कॉमन मैन हो, हर व्यक्ति के लिए बराबर है लॉ। यार तो कितनी अच्छी बात करी गई है, बताओ क्या कह रहा है। देखो तो फर्स्ट प्रोविजन क्या किया गया है इक्वलिटी को लेकर, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। व्हाट दिस मींस इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता ए डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉज। चाहे भारत के प्रेसिडेंट हो, चाहे एक डोमेस्टिक वर्कर कांता हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ऐसा कहां लिखा हुआ है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है। दूसरा,
नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर फीमेल और मेल। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इक्वलिटी का पहला मतलब क्या हो जाएगा? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई सी भी पोजीशन हो, नो मैटर करता है। और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आप किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अब किस किस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते? रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर मेल और फीमेल, इन चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये इक्वलिटी का ये मतलब है। तीसरा मतलब क्या दे रखा है इक्वलिटी का? एवरी पर्सन हैज टू एक्सेस ऑल द पब्लिक प्लेसेस। अब यार देखो, पास्ट में हमने देखा होगा, अपने पास्ट में मैं अभी शुरुआत करी थी, पास्ट में यार हमारी सोसाइटी ऐसे 4 वर्णों में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों को बहुत सारी जगह पर जाने पर बैन था। शूद्र मंदिर में नहीं जा सकते, शूद्र जो सरकारी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे मतलब मान लो पौंड हो गया, कोई रिवर हो गई, उसमें पानी नहीं भर सकते। यार ये तो गलत चीज़ है। तो पहले एक्सेस नहीं हुआ करता था, हर किसी के साथ बैठ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो भेदभाव बहुत होता था। तो यहाँ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई सी भी कास्ट का हो, कोई सी भी रिलीजन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे पब्लिक प्लेसेस पे वो जा सकता है, चाहे प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट हो, सब जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। ऑल पर्संस कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। मतलब आप देख रहे हो संविधान में हमारे में जो चीज़ डाली गई है ना, वो किसके आधार पर डाली गई है? पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पर डाली गई है। पास्ट में जो हमारे लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ है ना, संविधान बनाने वालों ने सोचा कि यार अब तो कम से कम उसको हम खत्म करते हैं, और इसको संविधान में लिख दिया। ऑल पर्संस, अब जो है हर व्यक्ति पब्लिकली अवेलेबल जो भी चीजें, चाहे वेल्स हो, रोड्स हो, बाथिंग घाट्स हो, हर किसी का यूज कर सकता है। और चौथा इक्वलिटी का मतलब क्या है? अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत वाला सिस्टम होता था कि किसी लोअर कास्ट के व्यक्ति ने अपर कास्ट को छू दिया तो कहते कि यार पॉल्यूट हो गया, ये वाला सिस्टम भी अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश मतलब खत्म कर दिया गया। इसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो आपसे पूछे कि व्हाट डज इक्वलिटी मीन, इक्वलिटी का क्या मतलब है हमारे संविधान में, तो आपको 4 चीजें लिखनी है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। पहली चीज क्या बतानी है? हर व्यक्ति हमारा जो है कानून के सामने बराबर है ना, ना कोई ऊंचा ना कोई बड़ा, छोटा मोटा कुछ नहीं चलेगा। और किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके रेस, उसकी कास्ट, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ और मेल फीमेल के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। रेस का मतलब जैसे आप देखो ब्रिटिश लोग होते हैं वो अलग होते हैं, इंडियन लोग जो हैं अलग होते हैं, और आपने देखा होगा ऐसे भी भेदभाव होता था पहले ना। और हर व्यक्ति को जितने भी पब्लिक प्लेस हैं उनका बराबर एक्सेस मिलेगा, चाहे प्लेग्राउंड्स हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट हो, और हर व्यक्ति जो है पब्लिकली अवेलेबल जो फैसिलिटी वेल्स, रोड्स, बाथिंग, सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। और अनटचेबिलिटी को हमने खत्म कर दिया। ये 4-5 पॉइंट आपने लिखने कि इक्वलिटी का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर एक बढ़िया सा वो भी दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बूट पॉलिश करवा रहे हैं, ये 2 बच्चे हैं। और इसमें बताया गया ये सीन है एक दीवार मूवी का है ना। यहाँ पर एक बंदा क्या करता है, पैसे फेंक देता है ऊपर से, भाई ले भाई उठा ले, पैसे उठा ले। तो बच्चा मना कर देता है, भाई ऐसे पैसे ऐसे कैसे दे रहे हो आप, मैं काम कर रहा हूँ, तो आप पैसे थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ दो यार, अपनी भी कोई डिग्निटी है ना। तो यहाँ पे बच्चा मना कर देता है, मुझे ऐसे मतलब फेंके हुए पैसे मैं नहीं लूँगा। तो फिर दूसरा वाला बंदा जो है, जो भाई लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब हर किसी की डिग्निटी, यार कोई काम करवा रहे हो तो आप तरीके से करवाओ। ये है भाई हमारा इंडियन पार्लियामेंट। अब नया जो पार्लियामेंट बना, देखो मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। आगे जितने भी वीडियो जाएंगे उनमें मैं धीरे धीरे इनकी चर्चा करूंगा। संसद आपको मैं बता दूं हमारा कहाँ पर है, दिल्ली में है ना। संसद भवन है भाई साहब दिल्ली में। संसद में 2 हाउस हैं इसके अंदर, एक है लोकसभा, पहला हाउस क्या है हमारा, एक है तो भाई अपनी जो संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं। पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं। एक है लोकसभा, पहला हाउस कौन सा है, लोकसभा, और दूसरा कौन सा है, राज्यसभा, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के, चिंता ना करें। तो पार्लियामेंट बॉस अपनी कहाँ पे, पार्लियामेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद। और ये नई बिल्डिंग बनी है, अभी नई बिल्डिंग बनी है, पहले पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में कुछ अलग से दिखा रखी है। तो ये नई संसद है, ठीक है। The 2 ways in which government has tried to implement the equality is that guaranteed in the constitution, first through the laws and second through government programs or scheme to help disadvantaged communities। अब आपसे कोई पूछे यार कि यार हमारे देश में इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए सरकार ने क्या किया है, तो सरकार ने पहला काम तो क्या कर दिया, लॉज बना दिए।
क्या बना दिए, लॉज बना दिए। देखो भाई हम गारंटी दे रहे हैं, कानून बना दिया है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और हमारे संविधान में आपको मैंने बताया था क्या दे दिए, फंडामेंटल राइट दे दिए। दूसरा, सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है ताकि डिसएडवांटेज कम्युनिटी की हेल्प की जा सके। देखो आप 7th क्लास में हो, इस शब्द आपको बहुत ज्यादा बार बार आएगा। डिसएडवांटेज कम्युनिटीज का मतलब क्या है, ऐसी कम्युनिटी जो बैकवर्ड है, ऐसी कम्युनिटीज जो बैकवर्ड है, जो सोशली भी बैकवर्ड है, कैसे बैकवर्ड है, समाज में भी पिछड़ी हुई है, और जो एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, जो एजुकेशन के मामले में भी पिछड़ी हुई हैं, जो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं, उन कम्युनिटीज को हम सरकार जो है अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से फायदा पहुंचाती है। तो देयर आर सेवरल लॉज, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति के अधिकारों को बराबर प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन एडिशन टू लॉज, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। और सरकार ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं, स्कीम्स का मतलब योजनाएं चला रखी हैं, ताकि उन कम्युनिटीज के जीवन को बेहतर किया जा सके, उन लोगों के जीवन को बेहतर किया जा सके जिनको कई सेंचुरी, कई सालों से अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन पास्ट। तो यहाँ पे सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम चला रखी हैं जो पास्ट में उनके पास अवेलेबल नहीं थी, अब सरकार ने चला दी है कि भाई अब हम तुम्हें आगे लेके आएंगे, चिंता मत करो। पास्ट में जो हुआ है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, मगर अब हमारे हाथ में, हमारे लोगों के हाथ में सरकार है, तो हम बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ स्कीम्स की भी चर्चा करेंगे, चिंता ना करें ना, कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो पिछड़े हुए लोगों को आगे लेके आने की बात करती हैं। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। देखो यार बड़ी प्यारी स्कीम है यार, इसके बारे में आपको बार बार चर्चा करेंगे। सरकार ने इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए एक स्कीम चलाई है, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम आपने देखा होगा, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं भारत में, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहां पे दोपहर को, मिड डे का मतलब क्या होता है, दोपहर को खाना दिया जाता है भाई साहब, और ये खाना फ्री दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, फ्री दिया जाता है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम आपको यही है, खाना दिया जाता है, फ्री दिया जाता है, अलग अलग दिन अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर क्या किया जाता है, बना बनाया खाया, मतलब वहाँ पे महिलाएं होती हैं और वो खाना बनाती हैं और सभी बच्चों को इंश्योर करती हैं। तो यार इससे देखो इक्वलिटी कैसे प्रमोट हो रही है, आप बताओ। अब यार स्कूल में आप देखो अलग अलग रिलीजन के लोग पढ़ते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग पढ़ते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को लाइन में बैठा दिया जाता है, सब बैठ जाओ एक साथ, और सबको बैठ के खाना खिलाया जाता है, ताकि उनको समान फील हो कि यार हम सब एक जैसे। असमानता पहले तो क्या होता था यार, साथ में बैठ के खाना भी नहीं खा सकते थे। अब इस स्कीम का फायदा क्या है, जो सोसाइटी में जो भेदभाव होता था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है यार, गरीब बच्चे जो होते हैं यार वो स्कूल नहीं जा पाते, गरीब बच्चे कहाँ नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते, उनके पास पैसा नहीं है ना। गरीब बच्चे जो होते हैं आपको देखने को मिलेगा वो बेचारे भूखे रह जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। और एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये यूनाइटेड नेशंस का है, इसके बारे में हम धीरे धीरे बाद में चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशंस का एक गोल है, ऐसे टोटल 17 गोल्स हैं, उनमें से एक गोल है जीरो हंगर, जिसका मैं 2015 से 2030 के बीच में, 2015 से 2030 के बीच में यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस। तो इसके कितने गोल हैं टोटल, 17 गोल हैं। ठीक है, 17 गोलों को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें से गोल नंबर 2 क्या कहता है कि 2030 तक हम हंगर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, और सरकार कुछ इसके लिए करेगी। तो भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ पे भारत सरकार एक स्कीम लेके आई, मिड डे मील। पर्पज क्या है इसका, मिड डे मील का, दोपहर को मिड डे मील में खाना दिया जाता है दोपहर को। इससे क्या होगा, एक तो हंगर मिट जाएगी भाई, भूखमरी मिट जाएगी, और दूसरा जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं फीस के अभाव में, वो फ्री में वहाँ पे जा सकते हैं, तो साथ के साथ में एजुकेशन भी आपकी इंप्रूव होगी। तो हंगर से हेल्थ भी इंप्रूव होगी आपकी, मतलब सीधी बात है, आपको खाना मिलेगा तो भूखे नहीं रहोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और दूसरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अपना इंप्रूव होगा। तो जो पिछड़े हुए लोग जो हैं अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं फ्री में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मिड डे मील के अंदर क्या किया जाता है, ये सरकार की एक स्कीम है जहाँ पर दोपहर को हर सरकारी स्कूलों में खाना प्रोवाइड कराया जाता है। अब आप पूछे कोई कि यार कौन सा राज्य है भारत में जिसने सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया, तो यहाँ पर मैं एक मैप बना देता हूँ। ये रहा हमारा प्यारा भारत का हल्का सा छोटा सा मैप। तो यहाँ पर आप एक स्टेट देखोगे जिसका नाम है तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल है बॉस चेन्नई। कौन सी कैपिटल है, चेन्नई। तो तमिलनाडु पहला स्टेट बनता है जिसने भारत में मिड डे मील स्कीम को लेके आता है। तो भारत में मिड डे मील स्कीम सबसे पहले कौन सा स्टेट लेके आया, तमिलनाडु लेके आया। कब लेके आया, 2001 में लेके आता। तो ध्यान रखना
Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001, Supreme Court asked all state government to begin this program in their schools within 6 months. और 2001 में हमारा सुप्रीम कोर्ट, अभी आ गया ना सुप्रीम कोर्ट आपको पता है जुडिशरी का पार्ट है, किसका पार्ट है, जुडिशरी का पार्ट है, इनके बारे में भी आपको पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है बॉस, हमारा न्यू दिल्ली में है, सबसे बड़ा कोर्ट है भारत में, जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 6 महीने के अंदर हर स्टेट को ये प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो दिस प्रोग्राम हैज हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन टू इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। तो इसका सबसे बड़ा पहला प्रभाव तो क्या पड़ा कि जो गरीब बच्चे हैं बेचारे, वो अब स्कूल में इनरोल करा रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और वहाँ पे नाम लिखवा रहे हैं और रेगुलरली स्कूल अटेंड कर रहे हैं कि यार चलो स्कूल जाने के बहाने हमें खाना तो मिल जाएगा। टीचर्स रिपोर्टेड दैट earlier children would often go to home for lunch but they cannot return to school, but now with the midday meal being provided in school their attendance has improved। तो मतलब खुद टीचर बता रहे हैं कि यार पहले जो बच्चे होते थे, कई बार जब ये स्कीम नहीं चलती थी, कह रहे सर हमें भूख लग रही है, हम खाना खाने जा रहे हैं, तो वो चले तो जाते थे मगर वापस नहीं आते थे। मगर मिड डे मील की प्रोग्राम के तहत आप देखो स्कूलों में जब ये खाना बांटा जाता है तो बच्चे जाते ही नहीं है, वहीं रहते हैं, स्कूल में ही रहते हैं, तो अब उनकी अटेंडेंस भी इंप्रूव हो गई है। तो भाई इसका फायदा डबल फायदा है, एक तो मतलब हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, दूसरा हमारी लिटरेसी रेट बढ़ रही है ना यार, एजुकेशन बढ़ रही है हमारी। जो गरीब बच्चे पहले पढ़ नहीं पाते थे, इस स्कीम के माध्यम से उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है। देयर मदर्स who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do। अब यार पहले जब वो बच्चे घर जाते थे तो उनकी मम्मी को दिक्कत होती थी, क्योंकि वो अपना काम छोड़कर उनको खाना बना देना पड़ता था, मगर अब उनकी मम्मी फ्री हो गई है, वहीं की जाओ भाई तुम काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प्ड टू रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइज बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्टेस इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर एंड in quite a few places दलित वुमेन have been employed to cook the meal। अब देखो पहले जो कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था ना कि यार तुम इस कास्ट के हो, मैं इस कास्ट का हूं, तो मतलब जो दलित बच्चे होते थे उनके साथ खाना नहीं खाते थे। अब यहाँ पे सबको एक लाइन में बिठा देते हैं, आपकी कास्ट कोई सी भी हो तो अब सब मिलजुल के खाना खाते हैं। तो इससे जो कास्ट की जो मतलब कास्ट के आधार पर जो भेदभाव होता था कि तुम्हारी ये कास्ट और मेरी कास्ट, ये थोड़ा सा कम हुआ है। और कई स्कूलों में तो जो खाना बनाने वाली जो कुक है ना, उनको उनमें दलित वुमेन होती हैं, दलित महिलाएं होती हैं, तो ये जब खाना बनाएंगी तो फिर जो है कास्ट के आधार पर जो भेदभाव होता था वो और धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कई स्कूलों में तो ऐसा देखा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उन्होंने अपने बच्चों को कहाँ पे एडमिशन दिला दिया, सरकारी स्कूल में दिला दिया, ताकि सबको लगे कि देखो भाई भेदभाव नहीं हो सकता। जब सरकारी हमारे कलेक्टर साहब जब हमारे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों ना पढ़ाएं। तो धीरे धीरे इनसे हम क्या कर रहे हैं, जो पास्ट में हमारी जो कास्ट के आधार पर भेदभाव होता था, जो जाति प्रथा जो चलती आ रही थी, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस स्कीम के माध्यम से। बढ़िया है ना यार, सब समाज में इक्वल, तो यही तो है इक्वलिटी, यही क्या है, इक्वलिटी को प्रमोट करने का बेस्ट मतलब साधन है। तो दलित वुमेन को किस लिए लगाया जा रहा है, ताकि मतलब सबको ऐसा लगे कि भाई कास्ट वास्ट के आधार पर जो भेदभाव होता था उसको कम किया जा सके। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स हु often come to school and cannot concentrate because of their stomach are empty। अब यार इससे एक और फायदा हुआ है, पहले गरीब बच्चे स्कूल तो आ जाते थे मगर भूखे रहते थे, भूख की वजह से उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब यार खाना भी मिल रहा है, तो आम के आम गुठलियों के दाम। तो यहाँ पे ये दे सकते हो मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल है सरकारी, उत्तराखंड, वहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में आपको देखने को मिलेगा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी प्रमोट किया जा रहा है। देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, अभी भी बहुत सारी चीजें हमें करना बाकी हैं। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज हेल्प टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड द अटेंडेंस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, देयर कंटिन्यू टू बी बिग डिफरेंस इन अवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट रिच अटेंड एंड दोज पुअर अटेंड। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इससे फायदा तो हुआ है, मिड डे मील से क्या फायदा हुआ है, एनरोलमेंट बढ़ गया है, जो मतलब रजिस्ट्रेशन का रेशियो वो बढ़ गया है ना। पर अभी भी थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा, है ना, कि रिच लोग इनमें आपको देखने को मिलेगा कम जाते हैं, पुअर लोग इसमें ज्यादा जाते हैं। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री विच दलित चिल्ड्रन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड इनइक्वली। आज भी यार तुम देखो अखबार में देखने को मिलता है, आज भी कई सारे दलित बच्चों के साथ कई सरकारी स्कूलों में भेदभाव किया जाता है, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये मेंटेबिलिटी जो हमारी पुरानी वाली मेंटेबिलिटी है, इसको हमें खत्म करने की जरूरत है और सबको साथ में लेके चलने की जरूरत है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम साथ में चलेंगे, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जब हम
भेदभाव करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि इंडिया इज द लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया वो देश है जहाँ पे बहुत सारी विविधता होने के बाद भी, डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक हैं। तो यहाँ पर भी हमें एकता दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर भी हमें एक दूसरे के साथ भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। आपको कभी भी सोचना ही नहीं है स्कूल में, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि स्कूल में जब आप पढ़ने जाते हो तो आप अपनी कास्ट को और अपने रिलीजन को घर छोड़ के जाओ भाई, वहाँ पे बस पढ़ने के पर्पज से जाओ, आप सब वहाँ पे समान हो। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स इनटू इनइक्वल सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रेस्पेक्टेड। तो कई बच्चों के साथ मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाती हैं जिससे उनकी जो डिग्निटी है, उनकी गरिमा है, वो अफेक्ट होती है। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्ड। तो आज भी लोगों की मेंटेबिलिटी कैसी है कि नहीं नहीं ये तो भाई लोअर कास्ट हैं और हम अपर कास्ट हैं। इवन लॉ एग्जिस्ट कर रहा है कि भाई लॉ कह रहा है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, मगर लोगों की थिंकिंग भी तो चेंज होने में वक्त लगेगा बॉस। One of the main reason for this is that their attitude change very slowly। और ये सही बात है यार, लोगों का एटीट्यूड एक साथ बदल नहीं सकता, तो लोगों के एटीट्यूड को भी बदलने में समय लगेगा। हजारों सालों से यार हमारी जो जाति प्रथा चली आ रही है वो यार दो चार साल में 150 साल में चेंज होना बड़ा डिफिकल्ट है, बट हमें चेंज करना पड़ेगा बॉस, है ना। तो एटीट्यूड उनका अभी चेंज नहीं हुआ है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल इनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेटस बिकॉज दे आर वुमेन। कई बार आपको देखने को मिलेगा, हमें पता है डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, फिर भी हम लोगों के रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर कि वो विकलांग है, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर कि भाई वो गरीब है या अमीर है या महिला है, इनके आधार पर हम आज भी भेदभाव करते आ रहे हैं। इट इज नॉट ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर, दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, और ये कब होगा, कब हम खत्म कर सकते हैं, जब हम सोचें कि भाई कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी मतलब नीचा नहीं है, इन्फीरियर मतलब घटिया नहीं है, नीचा नहीं है। तो ये पॉसिबल कब होगा, इक्वलिटी कब आएगी, जब हम सोचेंगे नहीं भाई सब एक जैसे हैं, कोई भी सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, हर पर्सन को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई सी भी उसकी कास्ट हो। और हमें प्रेजेंट जो एटीट्यूड है जब हम उसको चेंज करेंगे, एटीट्यूड मतलब अपना नजरिया, सोचने का तरीका, अपना बिहेवियर, उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in। मतलब सिंपल सी बात है यार, इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है, लगातार चलता रहता है, जिसमें हमें हमारी कम्युनिटीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एक इशू हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया बॉस, ठीक है। ये वाला जो है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे देशों में हम देखेंगे, भारत की सिचुएशन हमने देखी, बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। अगले लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा हम खत्म कर देंगे बॉस, ठीक है। तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बहुत है, और आई थिंक टाइम भी हो गया है, लगभग आधा घंटा हो गया, ज़्यादा फिर समय आप भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।